जय हिंद दोस्तों। पिछले हफ्ते हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम 8th पे कमीशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चेतावनी जो मुझे व्हाट्सएप में आई थी कि भाई 8th पे कमीशन के अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो 7th पे कमीशन के पैसों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो प्लीज सावधान रहना है चोरों से भी जो आपके पैसे की चोरी करने की कोशिश करेंगे, और मेरे जैसे यूट्यूबर्स से भी जो बिना मतलब आपके समय की चोरी करने की कोशिश करेंगे बार बार वीडियो बनाकर। मुझे पता है कि पिछले एक हफ्ते में 8th पे कमीशन पर करीब 500 वीडियो बन चुके हैं, और जब तक अगले साल 8th पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस पर करीब 10,000 और वीडियो बनने वाले हैं। इनमें से 5-6 तो मैं भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो को बनाते समय मेरे लिए सवाल यह था कि मैं अपने दर्शकों को क्या नया बता सकता हूं, क्या अलग बता सकता हूं जो उन्होंने बाकी लोगों से अभी नहीं सुना होगा, और जिससे उन्हें भविष्य में भी इस पर ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगा कि मैं 2 चीजें कर सकता हूं। एक तो मैं पे कमीशन के टॉपिक को बिल्कुल सरल करके बता सकता हूं ताकि आप सब इसे आसानी से समझ सकें, और दूसरा कुछ ऑटोमेटेड कैलकुलेटर आपको दे सकता हूं ताकि आप अपनी नई पे और पेंशन को कैलकुलेट कर सकें। एक बार आपने इन कैलकुलेटर्स को समझ लिया तो फिर आपको ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी कैलकुलेटर्स को मैंने एक ही एक्सेल शीट यानी गणित की नोटबुक में डाला है। इस गणित की नोटबुक का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सभी कैलकुलेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन कैलकुलेटर्स में अपनी अभी की पे या पेंशन डालिए और ये आपको बता देंगे कि 8th पे कमीशन में आपको कितनी बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि पे कमीशन ये कैसे फैसला लेती है कि हमारी पे कितनी बढ़नी चाहिए। पार्ट 2 में बताऊंगा कि 1 जनवरी 2016 को जब 7th पे कमीशन आया था तो नए पे स्केल को कैसे कैलकुलेट किया गया था। फिर हम देखेंगे कि 8th पे कमीशन नया पे कैसे कैलकुलेट कर सकता है और उस कैलकुलेशन के अनुसार 8th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स कैसी दिखेगी। और पार्ट 3 में मैं आपको 4 ऑटोमेटेड पे और पेंशन कैलकुलेटर्स दूंगा ताकि आप सभी अपनी नई पे, पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट कर सकें। यह भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप प्री मैच्योर पेंशन जाने वाले हैं तो आपको क्यों 1 जनवरी 2026 तक वेट करना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद पेंशन जाते हैं तो आपके सारे बेनिफिट जैसे लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन आपकी 8th पे कमीशन की पे के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। कितना अंतर आएगा कैलकुलेटर में दिखाऊंगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पे कमीशन नए पे स्केल को कैलकुलेट कैसे करता है। और उदाहरण लेते हैं कि 7th पे कमीशन ने 1 जनवरी 2016 को हमारी नए पे को कैसे कैलकुलेट किया था। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज तक जितनी भी पे कमीशंस आई हैं उनमें हमारी पे और पेंशन कितनी बड़ी है। तो इस डेटा को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तक की मैक्सिमम बढ़ोतरी हुई है 6th पे कमीशन में जो है 54% यानी 54%, और मिनिमम बढ़ोतरी हुई है 2nd और 7th पे कमीशन में जो है 14% यानी 14%। लेकिन सवाल यह है कि यह बढ़ोतरी कहां से निकल कर आती है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर 7th पे कमीशन के चैप्टर 4.2 का पहला पेज देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि किसी भी पे कमीशन के लिए पहला स्टेप होता है सबसे जूनियर सरकारी कर्मचारी की मिनिमम पे को कैलकुलेट करना। तो 6th पे कमीशन ने कैलकुलेट किया था कि सरकारी कर्मचारी की मिनिमम पे 7,000 रुपए होनी चाहिए, जिससे कि वो एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकता है। वैसे ही इस चैप्टर 4.2 में 7th पे कमीशन ने यह कैलकुलेट किया है कि वो अमाउंट 1 जनवरी 2016 को कितना होना चाहिए। उसके लिए आपको इस चैप्टर का आखिरी पेज दिखाता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1 जनवरी 2016 को रोटी, कपड़ा और मकान की कॉस्ट को एस्टिमेट किया है
और लास्ट में लिखा है कि ये अमाउंट 18,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए। फिर उन्होंने 18,000 को 7,000 से डिवाइड किया और वो आया 2.57 यानी 2.57। तो इस 2.57 को कहते हैं पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर, यानी सिक्स्थ पे कमीशन में जो भी पे एंड अलाउंसेस थे उसे मोटा मोटा 2.57 से गुणा किया जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर 2.57 एक मेजर गाइडलाइन रहेगा पे कमीशन की सभी कैलकुलेशंस के लिए। अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सेवंथ पे कमीशन में पे 14% बढ़ी थी। आप कहेंगे कि फिटमेंट फैक्टर तो 2.5 गुना है, फिर सिर्फ 14% बढ़ोतरी क्यों हुई? तो 14% का कारण यह है कि नई पे कमीशन के पहले दिन डीए 0 हो जाता है। अभी कैलकुलेटर दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्या फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसा चैप्टर 4.2 में दिखाया गया है? मुझे लगता है नहीं, बल्कि कैलकुलेशन बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता है। तो देखते हैं कि 8th पे कमीशन के केस में यह कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले निर्मला जी वित्त मंत्रालय में यह मीटिंग बुलाएंगी और अपने ऑफिसर्स को बोलेंगी कि भाई कैलकुलेट करो कि 8th पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कितना पैसा निकाल सकते हो। पिछले साल सैलरी और पेंशन पर टोटल खर्च था करीब 3.5 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए एज्यूम करते हैं कि यह खर्च 100 करोड़ रुपए था। तो निर्मला जी की टीम कैलकुलेट करेगी कि उनकी तिजोरी में से अगले साल कितना पैसा 8th पे कमीशन की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए निकल सकता है। तो मान लीजिए ऑफिसर्स ने कहा कि मैडम मिनिमम 14% यानी 14 करोड़ रुपए और मैक्सिमम 20% यानी 20 करोड़ रुपए निकल सकते हैं। 14% से कम दिया तो कर्मचारी नाराज हो जाएंगे कि 7th पे कमीशन ने सबसे कम दिया था और 8th पे कमीशन उससे भी नीचे चली गई, और 20% से ज्यादा का स्कोप नहीं है क्योंकि तिजोरी में उतना ही पैसा है। तो ये हो गई वित्त मंत्रालय की मीटिंग। अब एक और मीटिंग होगी प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में। निर्मला जी बोलेंगी कि 14% से ज्यादा बढ़ोतरी देना मुश्किल है। अब अमित शाह जी बोलेंगे कि भाई 2026 में अप्रैल मई में 4 बड़े स्टेट्स में इलेक्शन है, 14% से काम नहीं चलने वाला। और आखिर में प्रधानमंत्री जी फैसला देंगे कि ना 14% ना 20%, 18% यानी 18% की बढ़ोतरी करते हैं। तो यहां आपकी पे और पेंशन की बढ़ोतरी लॉक हो गई। अब एक तीसरी मीटिंग होगी, इसमें निर्मला जी बुलाएंगी 8th पे कमीशन के चेयरमैन को। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि 8th पे कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। उनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड जी हुजूर। तो जी हुजूर को निर्मला जी बताएंगी कि भाई 18% फंड अवेलेबल है, उसके हिसाब से अपना चैप्टर 4.2 लिखिए और फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट कीजिए। फिर जी हजूर रोटी कपड़ा और मकान की कहानी बनाएंगे और 8th पे कमीशन रिपोर्ट का चैप्टर 4.2 लिख देंगे। तो ये है पे फिक्सेशन का असली तरीका। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर सरकार के बटुए में 20 रुपए हैं और पे कमीशन कैलकुलेट करे कि पे और पेंशन में 40% की बढ़ोतरी होनी चाहिए तो उसका कुछ फायदा नहीं है। घर में भी जब हम खर्च करते हैं तो पहले अपना बटुआ चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि टीवी 32 इंच का लेना है या 65 इंच का। अगर पैसे 32 इंच के हैं और ले लिया 65 इंच का टीवी तो घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसी तरह पैसे 18% के हैं और पे कमीशन ने बढ़ोतरी कर दी 40% की तो सरकार कंगाल हो जाएगी। हमें बढ़ी हुई पे तो मिल जाएगी पर बंदूक और गोली और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे। जब मैं अपने बेटे को यह तरीका समझा रहा था तो उसने एक इंपॉर्टेंट सवाल किया कि पापा, सरकार के पास तो नोट प्रिंट करने की मशीन है, तो एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करके अपने लोगों को क्यों नहीं दे सकती? तो जवाब यह है कि दे तो सकती है, लेकिन जितना मार्केट में पैसा बढ़ेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। वैसे ही जैसे हमारी हालत पतली हो सकती है अगर हम पर्सनल लोन लेकर 65 इंचेस का टीवी खरीद लें और फिर किश्त देने के
पैसे ना हो। तो सार ये है कि 8th पे कमीशन में पे कितनी बढ़ेगी ये दो चीजों पर निर्भर करेगा, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, यानी राजनीति और अर्थशास्त्र। मुझे लगता है कि राजनीति भारी पड़ी तो हमारी पे 20% यानी 20% तक बढ़ सकती है, और अगर अर्थशास्त्र भारी पड़ा तो भी 14% यानी 14% से नीचे नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि फाइनल फिगर 14 से 20% के बीच होगी। तो हम अपनी सारी कैलकुलेशन इन्हीं दो फिगर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पे कमीशन अपनी रिपोर्ट कब जमा करेगी। तो यह डिसीजन लिया जाएगा पॉलिटिक्स के आधार पर। तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार मार्च से मई 2026 के बीच 4 बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो मेरा अंदाजा है कि जैसे पे कमीशन का अनाउंसमेंट दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले आया है, उसी प्रकार पे कमीशन की रिपोर्ट अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में आनी चाहिए। इससे निर्मला जी का काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी 2026 के बजट में 8th पे कमीशन की एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से वो नया बजट बना पाएंगी। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और 7th पे कमीशन की कैलकुलेशन को समझते हैं। 7th पे कमीशन की कैलकुलेशन को समझने के बाद 8th पे कमीशन के एक्सपेक्टेड कैलकुलेटर को बनाना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अपनी गणित की नोटबुक को खोलता हूं और ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। यह कैलकुलेशन 1 जनवरी 2016 को सबसे जूनियर सिपाही का है। तो चलिए इस शीट को समझने की कोशिश करते हैं कि 7th पे कमीशन ने 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन की पे को कैसे कैलकुलेट किया। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं कि सिपाही थापा, जो उस समय जूनियर मोस्ट सिपाही थे इंडियन आर्मी में, उनकी बेसिक पे थी 6,460 रुपए, यानी 6,460 रुपीज। उस समय उनकी ग्रेड पे 6th पे कमीशन में ग्रेड पे होती थी, जो अब नहीं होती। 7th पे कमीशन के बाद ग्रेड पे बेसिक पे के अंदर मर्ज हो गई थी। तो उस समय उनको ग्रेड पे मिल रही थी 2,000 रुपए और मिलिट्री सर्विस पे भी मिल रही थी 2,000 रुपए। तो उनकी टोटल बेसिक पे कितनी हो गई? 10,460 रुपए। इसके लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे। अब उस समय 1 जनवरी 2016 को डीए परसेंटेज था 125%, यानी 125%। तो डीए का अमाउंट निकालने के लिए हमने 10,460 को 125% से गुणा कर दिया और वो डीए का अमाउंट आ गया 13,075 रुपए। तो सिपाही थापा को 31 दिसंबर 2015 को जो टोटल सैलरी मिल रही थी बेसिक पे और डीए को मिलाकर, वो थी 23,535 रुपए, जिसे निकालने के लिए हमने उसका पे यानी 10,460 और 13,075 रुपए यानी डीए को जोड़ दिया है। तो ये थी उसकी सैलरी 31 दिसंबर 2015 को। अब 1 जनवरी 2016 को क्या हुआ कि डीए तो 0 हो गया, 7th पे कमीशन आ गई, पर उसकी बेसिक पे बढ़ गई। और वो बेसिक पे कैसे कैलकुलेट हुई? वो बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर था 2.57, जो यहां मैंने ग्रीन कलर की सेल में हाईलाइट कर दिया है। तो उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 7th पे कमीशन ने बेसिक और ग्रेड पे को जोड़ दिया और आंसर आया 8,460 रुपए। और 8,460 को उन्होंने 2.57 यानी फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया, तो आंसर आया 21,700 रुपए। तो ये सिपाही थापा की बेसिक पे फिक्स हो गई 21,700 रुपए, यानी 21,700 रुपीज। इसी तरह उन्होंने एमएसपी को 2,000 से 5,200 रुपए कर दिया, जो कि करीब करीब मोटा मोटा जो फिटमेंट फैक्टर है 2.60 आता है, वो भी 2.57 के करीब है। तो वो मिलिट्री सर्विस पे हो गई 5,200 रुपीज, 5,200 रुपए। तो 1 जनवरी 2016 को सिपाही थापा की टोटल सैलरी आ गई 26,900 रुपए। तो 31 दिसंबर 2015 से 1 जनवरी 2016 को पे में कितनी बढ़ोतरी हुई? वो बढ़ोतरी हुई 3,365 रुपए।
और ये परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज निकालने के लिए हमने इस बढ़ोतरी यानी 3365 को डिवाइड करना है 23,535 से, यानी 23,535 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो इंक्रीज यानी बढ़ोतरी का परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, जो कि है 14.3%, 14.3%, जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था कि 7th पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई थी 14%। तो ये थी 7th पे कमीशन के कैलकुलेशन की एक्चुअल शीट। अब देखते हैं कि 8th पे कमीशन की एक्सपेक्टेड शीट क्या हो सकती है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गई 8th पे कमीशन की एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन शीट, और ये शीट है सिपाही शिंदे की। अब सिपाही थापा तो सीनियर हो गया, 10 साल नौकरी हो गई उसकी। अब ये सिपाही शिंदे जो हैं ये जूनियर मोस्ट सिपाही हैं। तो 8th पे कमीशन इनकी पे कैसे फिक्स करेगा? तो पहले तो देखते हैं 7th पे कमीशन को में इनको कितनी पे मिल रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, 7th पे कमीशन में सिपाही शिंदे की बेसिक पे है 21,700 रुपए और उनकी मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 रुपए। तो उनकी टोटल पे हो गई 26,900 रुपए, यानी 26,900 रुपीज। अब मैंने डीए जो लिखा है वो लिखा है 63%। वो क्यों लिखा है? क्योंकि आज की डेट में डीए है 53% और अभी 3 और डीए बढ़ने बाकी हैं 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले। कब कब? 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025 और आखिरी 1 जनवरी 2026। तो अगर इन 3 बार में से 2 बार डीए 3% बढ़ता है और 1 बार 4%, तो टोटल 10% डीए बढ़ने की उम्मीद है। और जब 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो वो हमारी पे को फिक्स करेंगे 63% डीए के हिसाब से, जैसे 7th पे कमीशन ने 125% डीए के हिसाब से हमारी नई पे फिक्स की थी। तो उस डीए को मैंने यहां पर लिख दिया है 63%। तो डीए का अमाउंट कितना आ जाएगा वो निकालने के लिए हमने 26,900 को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया 63% से। तो डीए का अमाउंट निकल के आ गया सिपाही शिंदे का 16,947 रुपए, और उसकी टोटल सैलरी जो आज के दिन में उसको मिल रही है वो हो जाएगी 26,900 प्लस 16,947, टोटल 43,847 रुपीज। ये उसको मिल रही है 31 दिसंबर 2025 को। अब 1 जनवरी 2026 को क्या होगा? तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, 8th पे कमीशन में हमें मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.86 मिलने की उम्मीद है। तो मैंने यहां पर ग्रीन सेल में 1.86 लिख दिया है। अब हमने सिपाही शिंदे की 8th पे कमीशन की पे निकालने के लिए 21,700 उसकी बेसिक पे को 1.86 से गुणा कर दिया, तो हमारा जवाब आ गया 40,400 रुपए। ये हो जाएगी उसकी बेसिक पे। और इसी तरह मिलिट्री सर्विस पे निकालने के लिए 5,200 को हमने गुणा कर दिया 1.86 से, तो आंसर आ गया 9,700 रुपए। तो सिपाही शिंदे की टोटल पे बेसिक और मिलिट्री सर्विस पे होने की उम्मीद है 1 जनवरी 2026 को 50,100 रुपए। और जैसा कि पे कमीशन में होता है, डीए 0 हो जाएगा तो टोटल पे हो जाएगी 50,100 रुपए। तो अब बढ़ोतरी कितनी हुई? बढ़ोतरी हुई 50,100 में से हमने माइनस कर दिया 43,847 को, तो बढ़ोतरी आ गई 6,253 रुपए। और परसेंटेज कैसे निकलेगी? जैसे हमने पिछली शीट में देखा था, 6,253 को हमने डिवाइड कर दिया 43,847 से, तो बढ़ोतरी का परसेंटेज निकल के आ गया जो है 14.3%, बिल्कुल 7th पे कमीशन के बराबर। अब हम थोड़ा इस कैलकुलेटर से खेलते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 1.96 कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को अगर मैं ये ग्रीन सेल में चेंज करता हूं तो बढ़ोतरी कैसे चेंज होती है। तो देखते हैं। तो मैंने यहां पर 1.87 कर दिया, तो आप देखेंगे कि अभी जो बढ़ोतरी है वो सबसे नीचे वाली जो ग्रीन सेल है उसके अंदर हो गई 14.7%। इसी तरह अब मैं इसको बढ़ाता हूं और करता हूं 1.95, तो 1.95 करते ही ये जो बढ़ोतरी है वो हो गई 19.5%। और अगर मैं 1.96 करता हूं, जो कि मैंने एस्टिमेट लगाया है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, तो बढ़ोतरी आ गई
2%। अब इस कैलकुलेटर में आप फिटमेंट फैक्टर कितना भी बढ़ा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि आशाओं को ज़्यादा बढ़ाना नहीं। अब इस शीट में फिटमेंट फैक्टर को आप और भी बढ़ा सकते हैं, पर ये कैलकुलेटर आपको चेतावनी देगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये 1.97 करता हूँ तो ये इसको रेड कर देगा और बोलेगा भाई आप बढ़ा तो कितना भी सकते हो, पर मेरी समझ से ये जो है रेड फ्लैग है, रेड लाइट है, ये मिलने की उम्मीद कम है। तो 1.96 तक आप इससे खेलिए, पर 1.97 के आगे थोड़ा सा ये आपको चेतावनी देगा। तो कहने का मतलब है कि आपका इंक्रीज या बढ़ोतरी करीब करीब 14.3 से 20.2% तक होने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये था 8th पे कमीशन का एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन। तो अब आते हैं अगले कैलकुलेटर पर, जो है पे मैट्रिक्स। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स को देख सकते हैं। ये पे मैट्रिक्स मैंने 7th पे कमीशन की रिपोर्ट से लिया है और उसके राइट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर की सेल है उसमें आप देख सकते हैं मैंने फिटमेंट फैक्टर लिखा है 1। वो 1 इसीलिए लिखा है ताकि ये आपको 7th पे कमीशन का डेटा दिखाए। अब जब मैं इसमें 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर डालूंगा, इस 1 के जगह पे 1.86 या 1.9 डालूंगा, तो आप देखेंगे कि इस टेबल में सारी फिगर्स दोबारा कैलकुलेट हो जाएंगी और हमारा एक्सपेक्टेड 8th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब मैंने इस 1 की जगह यहां लिखा 1.86। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एमएसपी या मिलिट्री सर्विस पे पहले 5200 रुपए थी, अब हो गई है 9700 रुपीज। और पे मैट्रिक्स में जितनी भी फिगर्स हैं वो सब के सब 1.86 से मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो अगर हमें 1.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है 8th पे कमीशन में, तो हमारी सेना की जो पे मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो अब आप कहेंगे कि पे मैट्रिक्स ठीक है, फिटमेंट फैक्टर भी ठीक है, आप हमें कैलकुलेट करके बताइए कि हमारी पे और पेंशन कितनी बढ़ेंगे। तो चलिए अपने पे और पेंशन के कैलकुलेटर्स पर आते हैं। तो ये पहला कैलकुलेटर है जिसमें हमने हवलदार रंगा राव की 8th पे कमीशन की बढ़ोतरी को कैलकुलेट किया है। अब इसमें राइट हैंड साइड की जो टेबल है उसके अंदर मैंने लिखा है कि किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पे में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेटर में दिखाया था कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 मिलता है तो बढ़ोतरी होगी 14.3%, और अगर 1.96 मिलता है तो बढ़ोतरी होगी 20.2%, और अगर इनके बीच में मिलता है तो बढ़ोतरी होगी 14.3 से 20.2% के बीच में। तो मैंने उन सब के सामने परसेंटेज बढ़ोतरी लिख दी है। तो आपका जितना भी मन करे वो आप लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में डालकर देख सकते हैं कि उस फिटमेंट फैक्टर से आपकी पे कितनी बढ़ेगी। तो हवलदार रंगा राव की जो पे है, मान लीजिए उनकी नौकरी 18 साल है और आज की डेट में उनकी बेसिक पे है 37,500 रुपए, एमएसपी है 5,200 रुपीज और एक्स ग्रुप पे क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलाकर है 6,200 रुपीज। तो उनकी 31 दिसंबर 2025 की टोटल पे हो जाएगी 7th पे कमीशन के हिसाब से 48,900 रुपीज। टोटल सैलरी निकालने के लिए हमने डीए परसेंटेज उसमें इनपुट किया जो कि है 63%। डीए अमाउंट को निकालने के लिए 48,900 को गुणा कर दिया 63% से, डीए अमाउंट आ गया 30,807 रुपए और टोटल करंट पे आ गई, करंट पे प्लस डीए अमाउंट को जोड़ दिया तो टोटल जो करंट पे आ गई वो है 79,707 रुपीज। अब इसके नीचे ग्रीन कलर की सेल में मैंने लिखा है 16.5%, क्योंकि हवलदार रंगा राव भाई साहब का कहना है कि 1.90 फिटमेंट फैक्टर तो मिलेगा ही। तो यहां 1.90 के सामने लिखा हुआ है इंक्रीज कितना होगा 16.5%। तो वो 16.5% मैंने यहां पर लिख दिया है। तो उनकी एक्सपेक्टेड पे कितनी आ जाएगी, तो उसके लिए हमने उनकी टोटल करंट पे यानी 79,707 में 16.5% बढ़ोतरी को जोड़ दिया तो उनकी एक्सपेक्टेड पे जो है 8th पे कमीशन में आ गई 92,900 रुपीज। और उनकी बढ़ोतरी कितनी हुई उसके लिए हमने 92,900 में से उनकी करंट सैलरी यानी 79,707 को माइनस कर दिया तो उनकी बढ़ोतरी आ गई 13,193 रुपए। अब किसी दिन हवलदार रंगा राव का मूड खराब होता है तो मूड को ठीक करने के लिए प्लीज आप इस कैलकुलेटर को खोलिए और इसके अंदर 1.96 के हिसाब से
परसेंटेज इंक्रीज को कर दीजिए 20.2। तो अब आपको दिख रहा है कि आपकी सैलरी जो पहले 92,900 रुपए थी उससे बढ़कर 95,800 हो गई है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, पर रंगाराव भाई साहब 1.96 से ऊपर नहीं बढ़ाना है। तो ये था हवलदार रंगा की पे का कैलकुलेशन। अब आते हैं पेंशन की कैलकुलेशन पर, और ये शीट है मेरी अपनी एक्चुअल पेंशन की कैलकुलेशन। तो मैंने 22 साल की सर्विस के बाद 7 सितंबर 2017 को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, और उस दिन जो मेरी पे थी बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे को मिलाकर वो थी 1,69,000 रुपीज। तो मेरी सर्विस पेंशन बनी 1,69,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 84,500 रुपीज। उसमें से मैंने 50% यानी 42,250 रुपीज को कम्यूट करा लिया। तो कम्यूटेशन के बाद मेरी बैलेंस पेंशन आ गई 84,500 माइनस 42,250, बैलेंस बच गई 42,250। उसके नीचे मैंने लिख दिया है डीआर परसेंटेज जो कि है 63%। अब जैसा कि सभी पेंशनर्स को मालूम होगा, डियरनेस रिलीफ यानी डीआर का कम्यूटेशन नहीं होता है, और जो डीआर हमें मिलता है वो मिलता है पूरी पेंशन के ऊपर। तो डीआर अमाउंट निकालने के लिए मैंने बेसिक पेंशन यानी 84,500 को गुणा कर दिया 63% से, और मेरा डियरनेस रिलीफ आ गया 53,235। और टोटल पेंशन के लिए मैंने अपनी बैलेंस पेंशन और डीआर अमाउंट को जोड़ दिया यानी 42,250 प्लस 53,235, मेरी टोटल पेंशन आ गई 95,485 रुपीज आज की डेट में। और मेरा मानना है कि हमें 1.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो मैंने उसके अगेंस्ट जो 14.3% है उसको ग्रीन वाली सेल में डाल दिया है, और उसमें ऐड करने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेड पेंशन है 8th पे कमीशन के बाद वो इस कैलकुलेटर में निकल के आई है 1,09,100 रुपए, जिससे कि ये पता लग रहा है जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है मेरी बढ़ोतरी होगी 13,615 रुपए। और मैंने अपनी नई पेंशन की कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.86 क्यों लिया है? वो इसलिए कि मुझे लगता है कि जितनी आशाएं कम होंगी, लो एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतनी खुशी ज्यादा होगी पे कमीशन आने के बाद। तो ये था मेरी पेंशन का कैलकुलेशन। अब आते हैं एक नई शीट पर और देखते हैं हवलदार रशपाल की डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये शीट भी मेरी शीट के तरह ही है, सिर्फ फर्क ये है कि हवलदार रशपाल को पेंशन जाते समय 50% डिसेबिलिटी मिली है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, उनकी सर्विस है 24 साल और उनकी पे ऑन रिटायरमेंट एमएसपी को मिलाकर वो थी 53,000 रुपीज। तो इसलिए उनकी डिसेबिलिटी पेंशन का सर्विस एलिमेंट कितना बना? 53,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 26,500 रुपए। अब डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है? 50%। तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना आ गया? 7,950 रुपीज। ये कैसे आया? इसकी कैलकुलेशन मैंने डिसेबिलिटी पेंशन के अपने वीडियो में समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी आ गई, उसके लिए हमने उसके सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को ऐड कर दिया। तो टोटल डिसेबिलिटी पेंशन रशपाल की आ गई 34,450 रुपीज। अब मेरी तरह ही रशपाल ने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन का 50% कम्यूट करा लिया और कम्यूटेशन अमाउंट आ गया 17,225 रुपए। अब उसके नीचे जो सेल है उसमें मैंने लिखा है सर्विस एलिमेंट आफ्टर ओआरओपी। रशपाल को ओआरओपी की जो 2 रिवीजन्स हुई हैं उनमें कुछ बेनिफिट मिला है, जिसके कारण उनका सर्विस एलिमेंट 26,500 से बढ़कर 27,935 रुपए हो गया है। और उसी से जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो भी बड़ा है, जो है अब 8,381 रुपए। तो इसका मतलब उनकी टोटल डिसेबिलिटी पेंशन ओआरओपी के बाद हो गई है 36,316 रुपए। अब उसके नीचे मैंने लिखा है बैलेंस निकालने के लिए हमने जो उनकी ओआरओपी के बाद की जो पेंशन है उसमें से उनके कम्यूटेड अमाउंट यानी 17,225 को माइनस कर दिया, तो वो बैलेंस आ गया 19,091 रुपए, 19,091 रुपीज। अब डीआर का परसेंटेज है वो है 63%, और जैसा कि मैंने बताया डीआर पूरी पेंशन पर लागू होता है। तो डीआर निकालने के लिए हमने 36,316 को 63 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो उनका डीआर अमाउंट आ गया 22,879 रुपीज और टोटल करंट पेंशन आ गई 41,969 रुपीज। अब रशपाल का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें फिटमेंट फैक्टर 1.91 का मिलेगा। तो यहां पर 1.91 के सामने मैंने लिखा है 17%, तो उस 17% को मैंने ग्रीन वाली सेल में डाल दिया। तो उनका एक्सपेक्टेड पेंशन 8th पे कमीशन के बाद निकल के आ गया 49,100 रुपीज, जो कि ट्रांसलेट होता है 7,131 रुपए के इंक्रीज में। यानी उनकी पेंशन में उनको एक्सपेक्टेड है कि 7,131 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये था हवलदार रशपाल की डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर पर, और इसमें हम देखेंगे हवलदार रंगाराव की पेंशन बेनिफिट्स का कैलकुलेशन। अब मान लीजिए कि हवलदार रंगाराव 2025 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने की सोच रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनको वेट करना चाहिए 1 जनवरी 2026 के बाद तक, 2025 में ना जाकर 2026 में उनको प्रीमेच्योर जाना चाहिए। अगर वो 2026 में जाते हैं तो इस कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि कितना उनके पेंशन बेनिफिट्स पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उस शीट को देखते हैं, और ये वो शीट आ गई आपकी स्क्रीन पर। इसमें हमने कैलकुलेशन के लिए लिया है फिटमेंट फैक्टर को 1.86 और परसेंटेज इंक्रीज को लिया है 14.3%। जो राइट वाली छोटी टेबल है उसमें मैंने लिखा है कि उनकी बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे और एमएसपी को मिलाकर आज की डेट में है 49,900 रुपीज, डीए परसेंटेज 63%, तो उनकी आज की टोटल सैलरी है 79,707 रुपीज। अब आते हैं लेफ्ट वाली टेबल में, जिसमें उनके सारे पांचों के पांचों जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो लिखे हुए हैं, और जो ऊपर के 2 पेंशनरी बेनिफिट्स हैं एएफपीपी फंड और एजीआईएफ मैच्योरिटी, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। चाहे वो इस साल जाएं चाहे वो अगले साल जाएं, ये उनका अपना पैसा है जो उन्हें रिटायरमेंट के समय वापस मिलेगा, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पर जो बाकी के 3 बेनिफिट हैं, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन अमाउंट, उनमें एक मेजर डिफरेंस आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले लीव इनकैशमेंट उनका 2025 में कितना बनेगा, 7,12,310 रुपीज। अगर वो अगले साल जाते हैं तो वो बनेगा 8,14,170 रुपीज। तो ये कैसे कैलकुलेशन किया है मैंने, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। अगर वो कैलकुलेशन आपको देखना है तो आप पेंशन बेनिफिट्स पर मेरे वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर अभी के लिए मैं इतना बताऊंगा कि उनकी लीव इनकैशमेंट में अगर वो अगले साल जाते हैं तो करीब करीब उनको 1,02,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह ग्रेचुइटी में उनको करीब करीब 1.5 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे, और कम्यूटेशन अमाउंट उनको करीब करीब 4 लाख रुपए ज्यादा मिलेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा जो आप सबसे नीचे वाली सेल में देख सकते हैं, जिसमें मैंने उसके सारे बेनिफिट्स को जोड़ दिया है। वो ये है कि उनको 2025 में 43 लाख रुपए मिलेंगे, 43 लाख रुपीस, जबकि अगले साल वो जाते हैं तो उनको करीब करीब 49,32,000 रुपीस मिलेंगे, यानी 6,17,000 रुपीस का फायदा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इस साल में जाने का प्लान कर रहे हैं या सर्विस के लिए अनविलिंग देने का प्लान कर रहे हैं, मेरी उनसे रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर हो सके तो उन्हें 1 जनवरी 2026 के बाद तक वेट करना चाहिए। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहराता हूं। नंबर 1, मेरी समझ से 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.86 और 1.96 के बीच होगा। उसके अनुसार हमारी पे और पेंशन 14% से 20% के बीच बढ़ेगी, और पे कमीशन की रिपोर्ट अगले साल फरवरी या मार्च में आने की उम्मीद है, स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले। और नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, अगले 12 से 14 महीने मेरे जैसे यूट्यूबर 8th पे कमीशन के वीडियोस में बहुत टाइम पास करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मैंने आज बताया है इससे कुछ ज्यादा कुछ और बताने के लिए है। टाइम पास करने के लिए मैं भी यही करने वाला हूं। जिस दिन मूड खराब होगा, कैलकुलेटर खोलकर फिटमेंट फैक्टर को 2.5 कर दूंगा और थोड़ी देर मूड ठीक हो जाएगा कि पेंशन 40% बढ़ने वाली है। आंखों को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। आप भी ऐसा करो, कैलकुलेटर बनाया है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इंतजार करना है और अपनी आशाओं को काबू में रखना है। जैसा मैंने बताया, इसी में खुशी का राज छुपा है।
एक और बात, मैं आने वाले समय में पर्सनल फाइनेंस पर एक सीरीज करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि पे कमीशन में जो पे बढ़ेगी उसका सही उपयोग कैसे करना है। कितनी बढ़ेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे खर्च या सेव कैसे करना है वो हमारे हाथ में। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।